हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जैमिन सतवारा केमिस्ट्री एक्सपर्ट। बहुत सारे दिनों से कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस करके ये बताया है कि सर वी हैव डाउट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्कुल बेस से हम लोग शुरू करने वाले हैं और फिर वन बाय वन जो स्टेप बाय स्टेप्स है हम उसके रिएक्शंस, प्रॉपर्टीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और उसके प्रिपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले देखिए कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जान लेना जरूरी है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट मींस व्हाट? तो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट मींस स्टडी रिलेटेड टू structures, properties, preparation and chemical reactions of carbon containing compound यानी कि organic compound। तो फिर से organic compound यानी कि क्या होगा? तो organic compound यानी क्या? तो organic compound यानी कि जिसमें carbon atoms linked to other elements like hydrogen, oxygen एंड नाइट्रोजन। तो देखते हैं बच्चों ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखना कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दिया है, फिर से समझते हैं। देखना बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि क्या? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज and chemical reactions of carbon containing compound यानी कि क्या बच्चों? यानी कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओके। चलो बच्चों, तो अब हमने फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन देख लिया हुआ है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि जिसमें कार्बन लिंक टू other elements और कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ ये लिंक्ड होता जाएगा बच्चों? देखते जाना। लाइक योर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बराबर है ना? इनके साथ ये लिंक्ड होता जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा। तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता जाएगा हमारा बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज द हाइड्रोकार्बन? बहुत ही इजी है, देखते जाना बच्चों। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो हाइड्रोकार्बन इट मींस व्हाट? अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है बच्चों? तो हाइड्रोकार्बन यानी कि कंपाउंड जो होगा वो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। मेरे साथ फिर से रिपीट करना बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। यस, चलो देखो बच्चों, तो हम लोग बोलेंगे कंपाउंड कंप्राइज ऑफ कार्बन एंड
हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब जरा देखते हैं बच्चों के ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेस कैटेनेशन प्रॉपर्टी। मेनली वो कौन सा प्रॉपर्टी पजेस करते हैं बच्चों? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेस कैटेनेशन प्रॉपर्टी, पजेस कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब ये क्या है कैटेनेशन प्रॉपर्टी? देखते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पजेस कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन यानी कि क्या? सिंपल सी बात है कि जिसमें एक कार्बन एटम जो होगा वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ क्या होगा? तो दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक होता जाएगा और ऐसे क्या फॉर्म करेगा? ऐसे लॉन्ग चेन फॉर्म करेगा। तो कार्बन एटम हैज ability to form long chain with the other carbon atoms is called catenation property। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम लोग बोलेंगे कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसी कैटेनेशन प्रॉपर्टी पजेस करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनकी हिस्ट्री जो है वो तकरीबन 200 साल पुरानी है। तो सबसे पहले पढ़ा जाए हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखते हैं हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले आ गए साइंटिस्ट बर्जेलियस। ओके स्टूडेंट, देखते जाना। अब ये बर्जेलियस जी ने क्या बता दिया? तो बर्जेलियस प्रपोज्ड a vital force is responsible for the formation of organic compound। फिर से बच्चों, a vital force is responsible for the formation of organic compound। इसे अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में से मिलेंगे? लिविंग सोर्स में से। किस में से मिलेंगे बच्चों? लिविंग सोर्स। लिविंग सोर्स यानी कि जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, ये सभी क्या है? लिविंग सोर्स। तो इन सब में से हमें मिलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या मिलेंगे बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट अस सी। ओके, चलिए बर्जेलियस। तो बर्जेलियस ने क्या बता दिया? तकरीबन 200 साल पहले क्या है और इनने बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड compounds are obtained from living source। लिविंग सोर्स है ना। जैसे कि कैसे बच्चों? जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, इन सब में से क्या मिलता है? तो इन सब में से मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि वाइटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर हमें लिविंग सोर्स में से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं तो बच्चों हम लोग दूसरा बोल सकते हैं ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलेंगे? तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, यहां से दूसरा पॉइंट ये भी निकल के आ सकता है बच्चों। क्या निकल के आ सकता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर obtained from non-living source, ओके। जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि जैसे कि है हमारे मिनरल्स। तो मिनरल्स में से हमें क्या मिल जाएंगे? तो मिनरल्स में से हमें मिल जाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या मिल जाएंगे बच्चों? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन जैसे ही बर्जेलियस ने ये बता दिया, दूसरे साइंटिस्ट आ गए। दूसरे साइंटिस्ट जैसे कि फ्रेडरिच हॉलर। अब ये फ्रेडरिच हॉलर ने क्या बताया? फ्रेडरिच हॉलर ने ये बताया कि बर्जेलियस जी आप गलत हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी मिल सकते हैं।
देखिए, तो सबसे पहले आ गए फ्रेडरिच हॉलर। फ्रेडरिच हॉलर, ओके बच्चों, देखो फ्रेडरिच हॉलर, ओके, फ्रेडरिच हॉलर prepared inorganic organic compound from inorganic compound, जैसे देखता है बच्चों, तो अमोनियम साइनेट जो कि क्या है बच्चों, जो कि है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि क्या है, तो ये है हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड फ्रॉम दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने क्या बनाया, तो इन्होंने बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बना दिया NH2CONH2, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है बच्चों, यूरिया। तो इन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, किसमें से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और फिर उसके बाद ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आ गए who synthesize ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सब में से उन्होंने क्या बनाया, इन सब में से उन्होंने बनाया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बनाया बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखते हैं, तो इनके बाद कौन आया, तो इनके बाद आ गए बर्थलोट। बर्थलोट synthesized मीथेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, कैसे, कार्बन और हाइड्रोजन जो कि इनऑर्गेनिक है। इनमें से क्या मिल जाएगा बच्चों, तो इनमें से मिल जाएगा मीथेन। क्या मिलेगा बच्चों, मीथेन मिलेगा। क्या मिलेगा, मीथेन मिल जाएगा। तो ये भी क्या है, ये भी है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। ओके, फिर इसके बाद और एक साइंटिस्ट आ गए। कौन से साइंटिस्ट आ गए, तो आ गए कॉल्बे। कॉल्बे सिंथेसाइज्ड acetic acid which is organic compound from inorganic components like your carbon, hydrogen and oxygen. How? See, carbon on its reactions with the hydrogen in electric arc मिलेगा क्या बच्चों, मिलेगा कुछ ऐसे, दो कार्बन दो हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्या बना दिया, इथाइन बना दिया। और ये जो इथाइन जो है इसका डाइल्यूट H2SO4 के साथ H2O की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा क्या बच्चों, समझना, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है वो हमारे ब्रेक होते जाएंगे और क्या मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे ये मिल जाएगा CH3CHO जिसका प्यारा प्यारा नाम क्या है, जिसका प्यारा प्यारा नाम है इथेनॉल। और ये जो इथेनॉल है इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा एसिटिक एसिड। क्या मिलेगा बच्चों, एसिटिक एसिड CH3COOH, जो भी क्या है, जो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब क्या हो गया, अब बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आर ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, आर ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो सभी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे, जैसे कि बच्चों ये रहा हमारा एसिटिक एसिड है, ये रहा हमारा मीथेन है, या फिर ये रहा हमारा यूरिया है, इन सब के अंदर क्या है, इन
सब के अंदर तो कार्बन तो प्रेजेंट ही है। तो चलिए देखते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो कैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ अटैच होता है, ये भी जरा देख लेते हैं, और कैसे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। लेट अस सी द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। चलिए बच्चों देखते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। बच्चों कार्बन का सिंबल क्या होगा? C। एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0। ओके, यानी कि 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 2s ऑर्बिटल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अब 2p ऑर्बिटल। अब 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन हमारा, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा बच्चों, रेडी है। सॉरी, 2pz में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये हो जाएगा बच्चों, रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो है ये कार्बन का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब कार्बन जो है वो कोई भी रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। तो बच्चों देखो, किसी को भी अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, जैसे कि आपका भी एग्जाम आता है ना, तो जैसे आपका एग्जाम आता है तो आप क्या हो जाते हो? तो आप थोड़े से उस चीज के बारे में कॉन्शियस हो जाते हो, यस और नो। या फिर कई बार हमें पिकनिक में जाना होता है तो उस चीज के बारे में हमें क्या होता है? एक्साइटमेंट होता है कि नहीं अब हमें पिकनिक में जाना है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कार्बन जो है वो दूसरे के साथ रिएक्शन करने के लिए खुद की प्रिपरेशन करता है। कैसे करेगा? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट से निकल के कहां चला जाएगा? तो ग्राउंड स्टेट से निकल के एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, बराबर है ना? यानी कि फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल चला जाएगा। देखते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? और एक्साइटेड स्टेट को हम लोग ऐसे स्टार से दिखाते हैं। सो देयर इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट, इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। चलिए देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। यानी कि बच्चों अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2s ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन आ गया 2px में, और एक इलेक्ट्रॉन आ गया है इन 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स। अब जरा समझना बच्चों, जैसे यहाँ पे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होता है ना, हर किसी को क्या करना है? हर किसी को कंप्लीट होना है। कंप्लीट होना है कि नहीं होना है? तो हर एक को कंप्लीट होना है। वैसे यहाँ पे कार्बन को भी क्या करना है? तो कार्बन के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को उसे किसमें कन्वर्ट करना है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट स्ट्रक्चर। अब ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्टेट का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, जिसका मतलब होता है ऑक्टेट। ओके, तो यहाँ पे उसे ये जो रहा 2s और 2p ऑर्बिटल में टोटल उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट स्ट्रक्चर इट रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेगा? तो ये जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ वो क्या करेगा? शेयर करेगा, और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? सबको मालूम है यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा? कार्बन जो है
4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। देखते हैं बच्चों, तो ये जो कार्बन एटम रहा वो कार्बन एटम हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे जैसे कि ये किसका इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, हाइड्रोजन का ले लिया, यहाँ पे भी वो किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का ले लेगा, यहाँ पे भी वो किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन का ले लेगा, और यहाँ पे भी वो किसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सपोज कि हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई इसलिए हाइड्रोजन के साथ। तो एक अकेला जो हमारा कार्बन एटम जो है वो कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा बच्चों, तो दैट इज गोइंग टू अटैच विद अदर 4 हाइड्रोजन एटम्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट ऑक्टेट स्ट्रक्चर। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हो जाएगा। और ये जो all this 4 CH bonds are identical, हर कोई CH bonds जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है ना। तो ये कैसे हुआ बच्चों, ये कैसे हुआ, सिंपल सी बात है। देखो जरा, सबसे पहले कार्बन एटम के पास क्या था, 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल। ये सभी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई। क्या हो गई बच्चों, मिक्स हो गई। एंड this type of the mixing of atomic orbitals is called hybridization, is called hybridization। तो यहाँ पे कार्बन जो होती है वो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक 2s ऑर्बिटल और अपनी 3 2p ऑर्बिटल्स ये सभी मिक्स हो जाएगी, बराबर है ना, to form a set of new equivalent orbitals is called hybridization। तो देखते हैं कि यहाँ पे इसने क्या फॉर्म किया, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए तो हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, तो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form a set of new equivalent orbitals is called hybridization। तो इसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और जो भी ऑर्बिटल्स मिलेंगी उस ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलने वाला है, तो उस ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलने वाला है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। क्या बोलने वाला है बच्चों, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो देखते हैं, अब हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, देखो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी सिलेबस में तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर जेईई एंड नीट, तो उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही अच्छी तरीके से करना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखते हैं बच्चों, नाउ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कौन से टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
समझना बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। बहुत ही इजी है, समझाता है, वैसे सिर्फ ध्यान में रखिएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इनटू द हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इनटू द हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इन ऑर्डर टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ओके, अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख रहे हैं, जब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होगा तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, बराबर है, ये भी समझ लेना है बच्चों। टू नो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू नो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैसा होता जाएगा, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता जाएगा बच्चों टेट्राहेड्रल। कैसा होता जाएगा बच्चों, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल होता जाएगा टेट्राहेड्रल। कैसा होता जाएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल। कैसे, अभी देखते हैं। देखो बच्चों, सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कार्बन एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इट्स एक्साइटेड स्टेट क्या है, तो ये है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। मेरे साथ गाते जाना बच्चों, तो मालूम चलेगा तुम्हें। ओके, 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये होता जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग जरा देखते हैं कि ये जो रहा उसका एग्जाम्पल कौन सा लिया जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। अभी हमने देखा है कि इसका एग्जाम्पल कौन सा लिया जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल लिया जाएगा हमारा प्यारा प्यारा मीथेन मॉलिक्यूल है इसका एग्जाम्पल sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। दूसरे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग पहले मीथेन के बारे में देखते हैं। चलिए मीथेन, अब इसके अंदर क्या होगा, 1s ऑर्बिटल, एक हमारा s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इनटू द हाइब्रिडाइजेशन, और ये 4 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होके, अब बच्चों ध्यान में रखना और सुनते जाना, एक दूसरे के साथ मिक्स होके क्या करेगी, तो नई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाएगी जिनका एनर्जी और शेप क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। जिनका एनर्जी और शेप क्या होगा, इक्विवेलेंट। जितनी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स होती है उतनी ही नई हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलती है। यानी कि यहाँ पे 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, टोटल हमारे पास 1 2 3 एंड 4 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हुई है, तो नई हमें कितनी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेगी, 4। नई हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितनी मिलेगी, 4। सी कैसे, चलो देखते हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से देखते जाना बच्चों कैसे। तो यहाँ पे ये रहा हमारा ये p ऑर्बिटल का शेप, और कोई यहाँ पे बच्चा जानता है p ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा बच्चा, तो ये होगा कुछ ऐसे डम्बेल शेप होगा, बराबर है ना। ओके, तो ये p ऑर्बिटल px py एंड pz, तो ये है p ऑर्बिटल्स हमारे। ओके, इसके साथ हमारे क्या है, एक s ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा बच्चों, तो s ऑर्बिटल का शेप कुछ ऐसे, यहाँ पे s ऑर्बिटल है जिसका शेप कैसा होता है, तो जिसका स्फेरिकल शेप होता है। ओके, अब इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं यहाँ पे, तो s ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे p ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है, px के पास एक है, py के पास एक है और pz के पास एक है। अब ये क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट स्ट्रक्चर, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों यहाँ पे, यस बताओ। ओके, राइट आंसर 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हमारे यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, यानी कि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखा देते हैं। देखो बच्चों कैसे, तो ये
एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयर करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का डालेगा। ओके, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता जाएगा। ये अब क्या होगा, अब ये बॉन्ड बन गया। चल ओके, ये होगा और यहाँ पे भी एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता जाएगा। क्या होता जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और अगर हम इन लोगों को कनेक्ट कर डालते हैं तो ये जैसे ही हम इन सबको कनेक्ट करेंगे तो शेप हमें कैसा मिलेगा, तो शेप हमें कुछ ऐसा मिलेगा। देखना बच्चों, शेप हमें कुछ ऐसा मिलता जाएगा, तो शेप हमें कुछ ऐसा मिलता जाएगा। ये रहा, ये कुछ इस तरीके से है। तो ये हमें शेप जो है वो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखो दिखाई दे रहा है बच्चों। तो ये हमें शेप कुछ इस तरीके से, जिसमें कार्बन एटम हमारा सेंटर पोजीशन में है, ये रहा कार्बन एटम। ओके, दैट इज गोइंग टू अटैच विद अदर हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स। देख लो बच्चों कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये अटैच होता है। तो ये 1 2 3 एंड 4। ओके, अब बच्चों इसके अंदर ये जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो ये रहा बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल होगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट का। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब ये है, ये हमारा मीथेन मॉलिक्यूल है। अब हमें मीथेन मॉलिक्यूल के शेप के बारे में तो हमें मालूम चल चुका है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर 4 CH बॉन्ड्स होते हैं हमारे, ये भी हमें मालूम चल गया। तो अब हम लोग बच्चों क्या करते हैं, अब हम लोग मीथेन की कुंडली निकालते हैं। चलिए निकालते हैं मीथेन की कुंडली। ओके, देखना बच्चों, फॉर मीथेन CH4, मीथेन कुंडली निकालेंगे पूरी मीथेन। तो सबसे पहले बच्चों क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, वी नो दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। चलो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता जाएगा। ओके बच्चों, इसमें हम लोग अब निकालेंगे परसेंटेज ऑर्बिटल कैरेक्टर, परसेंटेज ऑर्बिटल कैरेक्टर। ओके, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि एक s और 3 p ऑर्बिटल है, तो जिसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा बच्चों, आप सब लोग जानते हैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। टोटल हमारे परसेंटेज कितने होते हैं, 100। टोटल है हमारे पास 1 + 3 यानी कि 4 है, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो जाने वाला है बच्चों, 25%। ओके, नाउ परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 75%। टोटल हो गए हमारे 100। रेडी हो गया है, ये तो हमें मालूम चल गया है। कभी कभी ऐसा एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन भी मालूम चल गया, परसेंटेज ऑफ ऑर्बिटल भी मालूम चल गया। ओके, अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे बच्चों, तो अब हम लोग जो है इसके शेप के बारे में जान लेते हैं। तो शेप हमारा क्या होता जाएगा, तो मीथेन मॉलिक्यूल है, तो शेप हमारा कौन सा होता जाएगा बच्चों, शेप होता जाएगा टेट्राहेड्रल। शेप कौन सा होता जाएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल, जिसके अंदर बॉन्ड एंगल कौन सा होता जाएगा बच्चों, तो बॉन्ड एंगल देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल कौन सा होता जाएगा बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कभी कभी एनसीईआरटी में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ध्यान में रखना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि क्या बच्चों, सिग्मा बॉन्ड्स सबको मालूम है सिग्मा बॉन्ड कैसे मिलता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो ऑर्बिटल्स के हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मिलता है। कैसे मिलता है बच्चों, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से मिलता है ना। जैसे कि ये यहाँ पे ये जो फॉर्म हुआ है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स, तो ये क्या फॉर्म हुआ है, तो ये फॉर्म हुआ है सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 2 3 एंड 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। टोटल कितने हैं हमारे पास, 4 सिग्मा बॉन्ड होते जाएंगे। कितने होते जाएंगे बच्चों, 4 सिग्मा बॉन्ड।
तो ये जो है वो हमने निकाल लिया है मीथेन का पूरा कुंडली। चलिए बच्चों, अब जैसे ही हमने ये मीथेन में लिखा हुआ है वैसे ही आपको एक दूसरा एग्जांपल लेके sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फिर से समझने का ट्राई करते हैं। सो लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। चलो बच्चों, तो इथेन मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। इथेन, सबसे पहले देखो बच्चों, इथेन molecular formula of ethane molecule is molecular formula of ethane molecule is क्या होगा बच्चों? C2H6। C2H6 ये इसका molecular formula है, यानी कि इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर भी एक कार्बन एटम जो है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका? कार्बन का इन इट्स एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चों? तो यहाँ पे हर कोई देख रहा है 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे का भी पहले के जैसे ही हो जाएगा, 2px1 2py1 2pz1। ओके, अब क्या होगा? हर कोई कार्बन एटम्स में 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल। 1s एक s ऑर्बिटल जो कौन सा है? 2s ऑर्बिटल, एंड 3p ऑर्बिटल्स हमारे जो है 2px 2py एंड 2pz टेक पार्ट इनटू द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिल जाने वाला है? sp3। कौन सा मिल जाने वाला है बच्चों? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मिल जाने वाला है? sp3। अब जरा देखना बच्चों क्या होगा। तो साथ में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो साथ में हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम्स भी देखते जाते हैं। तो सी ऑर्बिटल डायग्राम्स फॉर इथेन मॉलिक्यूल, ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इथेन। चलो बच्चों, तो ऑर्बिटल डायग्राम इथेन के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या होता है ऑर्बिटल डायग्राम फॉर इथेन। देखो, तो यहाँ पे इथेन के लिए यानी कि क्या है, तो ये कार्बन एटम जो है जिसमें ये p ऑर्बिटल्स बराबर है ना, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स होके यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हम लोग बना लेते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। देखो बच्चों, ये रहा हमारा क्या है? तो ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ऐसी जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है सिंगल कार्बन एटम की, वैसे हमारे पास 2 कार्बन एटम्स। ये रहा दूसरा कार्बन एटम्स, ये रहा 1। ये दोनों कुछ इस तरीके से ओवरलैप हो जाएंगे। ये है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ये भी रहा कार्बन एटम, ये भी रहा हमारा कार्बन एटम। दोनों के बीच में ये कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो गया बच्चों? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? हमने बताया था टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कितने? 4। तो यहाँ पे अब ये जो है वो क्या करेगा, तो ये दूसरे 1 2 3 कार्बन एटम्स के साथ, ये जो है कार्बन एटम्स 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच हो जाएंगे। यानी कि एक तो है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो कार्बन और कार्बन के बीच में क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? सिग्मा बॉन्ड। और बाकी की जो है 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो किसके साथ अटैच हो गई? तो वो अटैच हो गई हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। यहां पे भी वैसा ही होगा, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो जाएगा बच्चों। चलो, तो यहाँ पे भी each carbon atom is going to attach with other how many hydrogen atom? 1 2 3 to complete its octet structure। तो यहाँ पे भी हमारा ये 1 2 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ ये अटैच हो गया है ना। तो ये जो है वो है ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये ऑर्बिटल डायग्राम सिंपल हम लोग अगर लिखना है
इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो हम लोग ऐसे लिख डालेंगे कि कार्बन के बीच में ये रहा एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी के हाइड्रोजन के साथ ये क्या फॉर्म करेगा, तो हाइड्रोजन के साथ ये फॉर्म करेगा सिग्मा बॉन्ड। तो चलिए बच्चों, जैसे ही हमने मीथेन का कुंडली निकाला था वैसे ही अब हम लोग इथेन की भी कुंडली निकाल लेते हैं। देख लो बच्चों, है ना, फॉर इथेन क्या होगा बच्चों, चलो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता जाएगा, sp3, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे आप जैसे ही ये यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम देख रहे हो, तो ऑर्बिटल डायग्राम में इसे जैसे ही आप लिंक करोगे तो ये क्या होता जाएगा बच्चों, तो ये होता जाएगा 2 टेट्राहाइड्रोन लिंक। क्या होगा, 2 टेट्राहाइड्रोन ये लिंकेज होता जाएगा। तो ध्यान में रखना, हाइब्रिडाइजेशन में हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, शेप हमारा टेट्राहाइड्रल मिलता है। ओके, चलिए अब हमने ये देख लिया है। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा हम लोग इसके अंदर देखेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। चलिए बच्चों, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एंड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन एंड कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ कितना होगा बच्चों, 154 पिकोमीटर। जरा ध्यान में रखिएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में होगा बॉन्ड लेंथ 110 पिकोमीटर। ओके बच्चों, रेडी है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मालूम चल गया है, बॉन्ड लेंथ के बारे में मालूम चल गया है। अब हम लोग किसके बारे में मालूम करेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो कि बहुत ही इजी है। चलो बच्चों, तो कार्बन कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं बच्चों, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है 1, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देखो बच्चों, आप खुद ही काउंट कर लो, ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 6। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन इथेन मॉलिक्यूल, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे बच्चों, 7। जरा ध्यान में रखना। तो ये है पूरे का पूरा, हमने इथेन मॉलिक्यूल के बारे में भी जाना, साथ में हमने मीथेन मॉलिक्यूल के भी बारे में जाना।